नमस्ते सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज इतिहास की ही कक्षा के अंतर्गत YouTube लेक्चर के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत का आर्थिक शोषण किया गया उसको 3 चरणों में मुख्यतः बांटा गया है। इन चरणों की क्या क्या विशेषताएं थी, सबसे पहले तो इनका काल क्या था, चरणों की क्या विशेषताएं थी और किन मायनों में आगे वाले चरणों से, पिछले चरण से ये वाला चरण अलग था, और सबसे बड़ी चीज़ इनका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या पड़ा, कैसे हस्तशिल्प का उद्योग का पतन हुआ भारत में, साथ ही साथ कृषि का वाणिज्यीकरण होने के कारण अकालों की स्थिति कैसे पैदा हुई। जहां इंग्लैंड आर्थिक क्रांति, एक औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत के जो उद्योग धंधे परंपरागत थे वो नष्ट होते चले जा रहे थे। इसके पीछे भारत के कारीगरों का अपने समय के साथ अनुकूल न हो जाना नहीं था, बल्कि कारण था ब्रिटिश सरकार की घिनौनी आर्थिक नीति कि भारत में उद्योगों की शर्त पर भारत के उद्योगों का विनाश करके मैनचेस्टर, लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, उनका विकास किस प्रकार किया जाए। पूरे समय में 1757 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत में ब्रिटिश सरकार थी, चाहे 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हो या 1857 के बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उनकी पूरी नीति रही कि इंग्लैंड के साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत की पूंजी से पनपा जाए। इस मायने में जो पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की या धन के निकास की थ्योरी दी थी उन्होंने, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की। अब प्रख्यात आर्थिक इतिहासकार R.C. दत्ता, जिनकी पुस्तक थी भारत का आर्थिक इतिहास, आज भी हिंदी में मैंने खोजा है, ये मिली नहीं है, अंग्रेज़ी में ये पुस्तक उपलब्ध है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश जो आर्थिक नीति है उसको प्रमुख रूप से जो आर्थिक शोषण के 3 चरण हैं उनको बताया है। हर चरण की विशेषताएं बताई हैं, टाइम तो बताया ही है उस चरण का, और सबसे बड़ी चीज़ इन विशेषताओं का भारत के समाज पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की बहुसंख्यक प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। इसके लिए भी हम बड़े ही ऋणी रहेंगे इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि उन्होंने आर्थिक घिनौनी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का पर्दाफाश बड़े ही व्यवस्थित तरीके से किया है। तो हम आ जाते हैं 3 चरणों में जो बांटा है उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो चरण है वो है वाणिज्यवादी चरण या मर्केंटाइलिज्म का काल, जिसमें 1757 से 1813 तक का काल है, जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार हुआ करता था। इंग्लैंड से सिर्फ इसी कंपनी के जो व्यापारी हैं वो इस कंपनी के माध्यम से ही भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। दूसरा काल था औद्योगिक विकास का काल या व्यापारिक पूंजीवाद का काल, जो 1813 से 1857 तक चलता रहा। और तीसरा काल था वित्तीय पूंजीवाद का काल, जो कि 1857 से लेकर जब तक भारत आज़ाद हुआ 1947 तक, तब तक चलता चला गया। अब हम आ जाते हैं इसके पहले काल की। ये तो मैंने बता दिया कि जब तक भारत में कंपनी का शासन नहीं था, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्थाओं में से थी। भारत के जो कारीगर जो कपड़ा बनाते थे उसकी मांग पूरे पश्चिमी यूरोप जगत में सबसे अधिक थी, सबसे महंगा बिकता था। सारे यूरोप के देश जो थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो, सभी ने जो है भारत के कपड़ों पर कई टैक्सेस लगाए, और कई बार भारत का सूती कपड़ा जो है अपने देश में बेचने पर पाबंदी भी इन्होंने लगा दी। तो सबसे पहले चरण 1757 के जो चरण है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर विजय प्राप्त की। बच्चों, बंगाल में जब कह रही हूँ तो ये सिर्फ आज का छोटा सा पश्चिमी बंगाल राज्य नहीं है, उसके साथ साथ बांग्लादेश का जो देश है वो भी है, बिहार भी है और उड़ीसा भी है, यानी काफ़ी वृहद उसका क्षेत्रफल था जब इस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, 1757 के बंगाल की। इसमें जो अंग्रेज़ों की प्लासी के युद्ध के बाद जो युग शुरू हुआ वो था वणिकवाद का युग। वैसे वणिकवाद शब्द 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक बहुत
लोकप्रिय था। वास्तव में ये आक्रामक राष्ट्रवाद का एक तरह से प्रतिकार था। अब इसमें जो है जो व्यापारिक कंपनियां थी वो किस तरह से काम करती थी, अपन चलते हैं पहले तो उस पर। व्यापार पर एकाधिकार करके वस्तुएं कम से कम मूल्य पर खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर बेचें, और अगर हो सके तो देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना पड़े अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो इसे वो गलत नहीं मानते थे। तो 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। अब सिर्फ ये व्यापारी कंपनी नहीं रही जो भारत में व्यापार करती थी, बल्कि उसके हाथ में भारत का सबसे समृद्ध प्रांत आ गया था। अब ये बंगाल में व्यापारिक, सैनिक और राजनीतिक तीनों भूमिकाएं निभा रही थी। अब वो राजा बन गई थी। अपनी मर्जी से बंगाल के नवाब बदलती रहती थी, मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर वापस से मीर जाफ़र, फिर नजमुद्दौला और अंत में मुबारकुद्दौला। हर नवाब ने जब भी उसका नवाब बनाया गया, नवाबी प्राप्त हुई, तो उपकार स्वरूप उसने कंपनी के जो अधिकारी थे उन लोगों को बड़े बड़े उपहार दिए। तो इससे क्या हुआ, उन लोगों में जल्दी से जल्दी पैसे बनाने की जो भावना है वो उत्पन्न हो गई। कंपनी के डायरेक्टर जो थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहते थे। इसलिए जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था कि अब बंगाल में खुला और बेशर्म लूट का काल शुरू हो गया। आर.सी. दत्ता का अनुमान है कि 1757 से लेकर 65 तक कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने 60 लाख पौंड, जो बंगाल की 1 साल की नहीं 4 साल की इनकम के बराबर था, सिर्फ उपहार से प्राप्त किया। अब लाभांश जो है वो तो अलग सोचो, इन लोगों ने 4 साल में जितना बंगाल कमा सकता था वो सिर्फ गिफ्ट से प्राप्त किया। इसके अलावा जब कंपनी के अधिकारी बंगाल से टैक्स लेते थे या ज़मींदारों को उसके लिए अनुमोदित करते थे तो उन लोगों से भी अलग अलग उपहार लेते थे, उसका कोई ब्यौरा अपने पास नहीं है। इस प्रकार दस्तक बेचने से भी कंपनी के एजेंट बड़ी बड़ी रिश्वत लेते थे। दस्तक मैंने बता दिया है, बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार का परमिट लेटर था और ये बेच देते थे भारत के व्यापारियों को। तो बंगाल की सरकार को तो घाटा होता था और कंपनी को होता था फायदा। वे शिल्पियों से ज़्यादा पैसा प्राप्त करते थे। विलियम बोल्ट्स ने लिखा है कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वो सोच से परे है। एडम स्मिथ ने एक पक्षीय वस्तुओं के अधिगमन, भारत के इस धन को लूट की संज्ञा दी और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर्स को भारत में लुटेर की नियुक्ति करने वाले अधिकरण की संज्ञा दी। इस तरह से इस पूरे काल में क्या किया गया, देश में पूंजी इकट्ठा हो नहीं सकी, जिसके कारण देश का औद्योगिक विकास कम हो गया। और भारत से जब ये पैसा इंग्लैंड गया तो वहीं इंग्लैंड में जो है औद्योगिक विकास शुरू हो गया, औद्योगिक क्रांति पूरी शुरू हो गई। इसके अलावा जो बड़े बड़े पद थे, जैसे कॉर्नवालिस जो कि बड़ा ही अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता था, उसकी तो स्पष्ट नीति थी कि भारतीयों को बड़े पद देने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये ईमानदार नहीं हुआ करते हैं। तो बड़े बड़े पद जिनसे बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी वो सब ब्रिटिशर्स को मिलते थे। और ये जो है अपनी तनख्वाहें जो हैं, यहाँ जो खर्च हुआ वो हुआ, जो सरप्लस तनख्वाह हुआ करती थी वो अपने देश ब्रिटेन बेच देते थे। उसके बाद जब सेवा देने के बाद वो जाते तो इंग्लैंड बस जाते थे और वहीं जा कर के अपना जो है पैसा खर्च करा करते थे। अगर भारत के ही बड़े ऑफिसर्स होते तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार उनके अनुभवों का फ़ायदा उठा सकती थी। आप आज भी देखते हो कि बड़े बड़े आयोगों में रिटायर्ड जजों को लेते हैं, रिटायर्ड आईएएस को लेते हैं, ताकि उनको इतना प्रशासन का, न्याय क्षेत्र का इतना लंबा अनुभव है, क्यों ना उनके अनुभवों का लाभ हम उठाएं। लेकिन ये तो बाहर जाकर के बस गए तो इनके अनुभवों का कोई लाभ हमें हुआ नहीं, उल्टा भारत का पैसा जो है वो बाहर चला गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो धन का निकास हुआ था इस काल में, इसके कारण जहां ब्रिटेन में एक तरफ औद्योगिक क्रांति हुई, वहीं पूरा का पूरा बंगाल जो है अकाल के, दरिद्रता के, भुखमरी के, गरीबी के जाल में सिकुड़ गया। दूसरी चीज़, लगान इतना अधिक वसूल किया जाता था कि किसान जो है बिल्कुल हैरान परेशान सा रहने लगा। ज़मींदारी प्रथा विकसित की गई, लेकिन ज़मींदारी प्रथा में भी क्या था, ज़मींदार जो है वो किसानों से कितना ले रहा है उसको छोड़ दिया गया, उसकी ज़मीन में कोई रुचि नहीं रही, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण करना था। ज़्यादातर ज़मींदार कलकत्ता में आकर के रहने लग गए, अपने गांव की प्रजा से वो बिल्कुल टूट गए, सिर्फ लगान इकट्ठा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया। तो जो ज़मीन से लगान ले रहा है, धन कमा रहा है, उसका ज़मीन के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। और किसान जो ज़मीन से उपजा रहा है, ज़मीन को थोड़ी उत्पादकता बढ़ा सकता है, जिससे अगर बढ़ती तो शायद किसान को फ़ायदा भी होता, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं था। तो किसान की रुचि भी उत्पादन वृद्धि में नहीं हुई। अब उसके बाद जो अगला चरण आ रहा है वो है औद्योगिक चरण।
1813 से लेकर 1857 तक। 1813 तक भारत के साथ ईस्ट इंडिया, जिसमें भारत है और इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका, चीन, इनके साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन अब जो है 1813 में जब बाकी के इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनको लगा कि सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स ही, कंपनी के मालिक ही लाभ कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी जब पैसा कमा ही रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं भारत को लूटें, यहाँ से पैसा कमाएं। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला और 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को रखा गया। अब क्या हुआ, 1800 से अगर 1850 तक के एज को ले हम, तो इसको हम पूरा भारत में अगर कहें तो अनऔद्योगिकीकरण का काल था। औद्योगिकरण तो हो गया कि बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, इंडस्ट्री लगाना। भारत में जो इंडस्ट्री थी पहले से हस्तशिल्प की, बुनकरों की, वो सारी इंडस्ट्रीज धीरे 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 खत्म होती चली जा रही थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पैर जमा रही थी तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड का जो नियंत्रण है वो कड़ा होता चला जा रहा था। कुछ विदेशी विद्वान हमेशा ये कहते हैं कि भारत के जो, इनमें से नाम कुछ के बता देती हूँ, मॉरिस डी मॉरिस और ए थार्नर, वो कहते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई तो हस्तशिल्प का जो मार्केट है वो तो ठप हो ही गया, जो पुराने कारीगर थे वो बर्बाद हुए ही। ये कोई ऐसा नहीं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ, लेकिन फिर भी अगर इसी तर्क को देखें कि चलो हमारे कारीगर बर्बाद हुए, लेकिन कम से कम अगर भारत में ही फैक्ट्रियाँ खुलती तो उन कारीगरों को रोजगार तो मिलता। लेकिन भारतीयों का दुर्भाग्य ये था कि सरकार ऐसी थी, वो चाहती ही नहीं थी कि भारत में उद्योगों की स्थापना हो और भारत का विकास हो। वो तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश उद्योगपन पे भारतीयों के जो है बदले। जानबूझकर ऐसी नीतियाँ अपनाई गई तो जो बुनकर बेरोजगार हुआ, उसके पास रोजगार का कोई साधन ही नहीं था और मजबूरन में वो वहीं मुड़ गया जहाँ से शुरू हुआ था, वापस कृषि की तरफ ये लोग मुड़ करके चले गए। अब इसमें से कुछ कारण बता देती हूँ जो कि D.R. गार्गी ने कहा था। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के 3 कारण उन्होंने बताए थे। पहला कारण उन्होंने कहा था कि भारत के जो राजे महाराजे नवाब होते थे वो बढ़िया कलाओं को, हस्तकलाओं को, हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे। जब वही खत्म हो गए तो उनके ऊपर जो निर्भर कारीगर हैं उनका सर्वनाश तो होना ही था। दूसरे कारण, जब भारत में विदेशी प्रशासन आया तो वो जो कपड़े पहनता था, जैसी चीज़ें उपयोग में लेता था, तो आम लोग जो हुआ करते हैं उसी की देखा देखी वैसी ही चीज़ें खरीदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण वो भी विदेशी चीज़ें खरीदने लगे तो विदेशी उद्योगों को संरक्षण देने लगे। सभी भारतीय पक्ष, जैसे कपड़ा है, जैसे रहते हैं, खाते पीते, उनको घिन्न दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा, जो ब्रिटिश माल था वो मशीनों से तैयार हुआ था, आधुनिक विकसित मशीनें थी जिसका कि हाथ से बना हुआ कपड़ा मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सारे इनका कारण हैं। तो इस तरह से इस दौर में जो है पूरी ब्रिटिश की जो सूती मिलें थी उनके लिए भारत जो है सबसे पहले तो कच्चा माल इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद में उसी कच्चे माल को इकट्ठा करके इंग्लैंड में ले जाकर कपड़ा बना करके वही कपड़ा भारत में ला करके बेचा जाता था। यह हस्तशिल्प का हास आगे भी चलता रहा, परंतु फिर भी कह सकते हैं कि इतनी विषमता होते हुए भी ये तो भारतीय शिल्प की महानता है कि इतने 200 साल के लगभग शोषण के काल में भी इसने जो है अपने आप को बनाए रखा। ग्रामीण जनता जो बहुत गरीब हुआ करती थी, उन्होंने खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिए और जो गांव में लकड़ी और लोहे का काम था उसी को जारी रखा। अब हम आ जाते हैं उसके अगले चरण पर, वित्तीय पूंजी के चरण पर। 1857 में, जबकि 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और अब कहा गया कि हम भारत में अच्छा साम्राज्य लाएंगे और भारत जो है महारानी की साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सिर्फ नाम मात्र का कानून बदला, परिवर्तन कुछ नहीं था, वही कपड़ा आ रहा था। इसके अलावा भी शोषण के और चरण देखे गए और इस काल में सबसे ज़्यादा रेलों का विकास हुआ। बच्चों, रेलों का विकास जो अंग्रेज़ों ने किया वो इसलिए नहीं किया कि भारत के लोग, गांव के लोग भी शहरों से जुड़े, जल्दी से जल्दी कच्चा माल पहुँचे। उनका जो रेलों के विकास करने का उद्देश्य था कि कपास वगैरह इकट्ठा करने के लिए जल्दी से जल्दी सामग्री चाहिए थी, जल्दी से जल्दी यातायात के साधन चाहिए थे। तो इस तरह से रेलों का विकास किया गया कि जहाँ जहाँ कपास के बड़े बड़े उत्पादन केंद्र थे वहाँ रेलें कपास लेकर के जाती थी और वहाँ से सीधा बम्बई और बम्बई से होता हुआ लंदन पहुँचता था। और वहीं लंकाशायर की, मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में भारत की रुई का
कपड़ा बनाया जाता था और वही कपड़ा महंगे दामों पर वापस आकर भारत में बेचा जाता था। तो रेलों का विकास इस तरह से नहीं किया गया कि भारत में उद्योगपन पे भारतीय जनता को लाभ हो, बल्कि इस तरह से किया गया कि ये लाभ हो ब्रिटिश के उद्योगकर्ताओं में। यहाँ जो है अब जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने अंग्रेज़ों को, सारे ब्रिटिश प्रजा को भारत में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया। कई सारे निवेश के जो आधारभूत तत्व थे, सबसे पहले तो भारत राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार और जो अर्ध सार्वजनिक निकाय हैं उनमें इंग्लैंड से लोन लेती थी और ये पैसा रेलवे में, सिंचाई में, बंदरगाहों के विकास में और बिजली के परियोजनाओं में लगाती थी। इस तरह इसके अलावा विदेशी व्यापारिक निवेश, अनुमान किया जाता है कि 1914 से पहले जो अंग्रेजी पूंजी निवेश किया गया रेलवे, सड़क, जहाज़, खनिज उद्योग में, वित्तीय शालाओं में जैसे बैंक, बीमा, इन सब में, इसमें क्या हुआ, भारत में ऐसी सहायक संस्थाओं की स्थापना में सहायता की कि भारत के प्राकृतिक उपयोग में सहायक हो सके। यहाँ जो है हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी साधन अंग्रेज़ों के लिए सही थे, रेलवे भी इसी तरह से डेवलप की गई कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, सिंचाई के साधन की लगान ज़्यादा से ज़्यादा है। अंग्रेज के पूंजीपतियों ने भारत में बैंक, व्यापार, विनिमय, बीमा कंपनियों पर एक तरह से मजबूत पकड़ बना ली। 1913 तक भारत में जो विदेशी बैंक थे उसके पास भारत की जमा राशि का 75% था और भारत के बैंकों के पास मात्र 25%। ये विदेशी बैंक भी जब लोन देते थे किसी बड़े उद्योगपति को नया उद्योग लगाने के लिए या वाणिज्यिक उपक्रम बनाने के लिए, तब लोन देने में भी ये तो दिखती बात है कि वो अंग्रेज़ अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसके अलावा नील के में, चाय के बागानों में भी ब्रिटिश उद्योगपतियों ने खूब पैसा बनाया। इस तरह से भारत में जो है जानबूझकर ऐसी व्यवस्था रखी गई कि भारत में उद्योगों का विनाश हो। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग में धीरे धीरे भारत के उद्योगपति भी आए। 1853 में कावसजी नाना भाई ने पहली भारत में जो है फैक्ट्री स्थापित की सूती वस्त्र उद्योग की। 1855 में रिशरा में पहली जूट की फैक्ट्री स्थापित की गई। लेकिन जब भी कोई भी भारतीय उद्योगपति प्रयास करता था कि वो फैक्ट्री लगाए तो उनको पैसे की आवश्यकता होती थी। तो पैसा सारा कहाँ था, लोन कहाँ से मिलता था? उन बैंकों से जो कि ब्रिटिश पूंजीपतियों के अधीन थे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो फैक्ट्रियों में मशीनें चाहिए होती है लोहे की बड़ी बड़ी, जब लोहे का उत्पादन ही नहीं होगा, स्टील ही नहीं बनेगा तो किस तरह से वो फैक्ट्रियाँ बनेंगी। JRD टाटा, आप नाम से तो अच्छी तरह से परिचित होंगे, जो भारत रत्न से भी सम्मानित है, भारत की महान विभूति है। उन्होंने स्टील उद्योग की स्थापना के लिए कितने प्रयास किए और उनके इन प्रयासों ने कितने रोड़े अटकाए, ये किसी से छुपा नहीं है। 6 या 7 वर्ष तो सिर्फ उनको अनुमति लेने में लग गए कि भारत में लोहे की खानें हैं, क्यों नहीं मैं उनसे लोहा पैदा करूं और मशीनें जो है भारत में ही पैदा हो। तो ये जो पैसा बाहर जा रहा है इन मशीनों के लिए, कलपुर्जों के लिए, वो पैसा कहाँ आए? भारत में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति आ गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि इंग्लैंड के उद्योग जो हैं उनके सामान की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तब मजबूरी में 1916 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय औद्योगिक पहले बार जो है एक आयोग खड़ा किया जिसने भारत में उद्योगों के लिए अनुशंसा दी थी। अब धीरे धीरे हालांकि कुछ भारतीय उद्योगों का भी विकास हो रहा था, लेकिन फिर भी पक्षपात हरोड़ था और यही कारण था कि भारत के जो व्यापारी वर्ग थे, उद्योगपति वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग थे, चाहे वो बजाज हो, बिरला हो या कहीं ना कहीं टाटा भी हो, उन सभी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी तरफ से धन और पूरी तरह से अपनी सेवाएँ दी। बच्चों, ये थे भारत में औद्योगिक शोषण के, आर्थिक शोषण के 3 चरण। उम्मीद कर रही हूँ कि ये चरण तीनों अपने आप में आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह पहले चरण में लगान, दूसरे चरण में ब्रिटिश उद्योगों का विकास और तीसरे चरण में ब्रिटिश पूंजी निवेश के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से प्रयास यही था उन सबका कि भारतीय अर्थव्यवस्था का खून चूस करके उसके आधार पर ब्रिटिश उद्योगों को फल फूलाया जा सके। धन्यवाद।